friends, this is second lecture of mathematics of finance. लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और इम्पॉर्टेंटली हमने लॉग टेबल को आप कैसे देखते हैं, लॉग वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंटी लॉग कैसे करते हैं, उसका एक शॉर्टकट मेथड सीखा था। आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेरा मार्कर ख़त्म हो चुका है और मार्केट में मार्कर अवेलेबल नहीं है। मैं आपको पीडीएफ के थ्रू ही पढ़ाने वाला हूँ आज। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सेकंड लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। आज हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आज हम इक्वेशन ऑफ वैल्यू तक ख़त्म करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मेरे पास आपके बुक का ही पीडीएफ वर्ज़न है, हम उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। Okay, so if you all have studied compound interest and you know how to calculate, how to look for the log value, then you should be able to solve this question. Okay, this question says a sum of money is deposited in a bank which compounds interest semi-annually. चलिए इतना हमें समझ में आता है कि ये जो है सेमी एनुअली का केस बनने वाला है। ठीक है, द अमाउंट एट द एंड ऑफ 4 ईयर इज 6333.85। 4 साल के बाद जितना भी आपने इन्वेस्ट किया था ये बनने वाला है। तो आउटपुट अमाउंट 4 साल के बाद इतना है एंड द अमाउंट बिकेम 8023.53 एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स। 8 साल के बाद ये अमाउंट इतना होगा। फाइंड द मनी डिपॉजिटेड एंड द इंटरेस्ट रेट। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको जब भी कभी आपको इंटरेस्ट रेट निकालना होता है तो आपको लॉग का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ये आप फॉर्मूला लगाते हैं, आप कहते हैं कि अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सो इफ़ वी से कि अमाउंट का फॉर्मूला हमने सीखा था, आइए देखते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला आपने सीखा था कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, ए इज इक्वल टू क्या था? प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100, इसको आप टी कह देते हैं। और क्योंकि ये सेमी एनुअली है तो हमारा रेट जो है वो ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा और इस टाइम हमारा कंपाउंडिंग टाइम जो है वो डबल हो जाएगा। तो ये इंटू 2 होने वाला है और आर आपका डिवाइडेड बाय 2 होने वाला है। बिल्कुल वही लेकर के हम यहाँ पे चले हैं। P इज़ दी प्रिंसिपल मनी डिपॉजिटेड एंड दिस इज़ द फॉर्मूला कंपाउंडिंग रेट 1 प्लस आर बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 8। दिस इज 8 बिकॉज the amount is getting compounded 2 times in a year. So in 4 years your amount will be compounded 8 times. So this will give you this amount, it is given, and similarly for the other 8 years the amount will get compounded for 16 times at this value is this. Okay, by solving these things you get a value of this. ओके, अब क्या किया हमने? दोनों तरफ लॉग लगा दिए। आप देख रहे हैं लॉग ऑफ दिस, आपने क्या किया? इन दोनों को डिवाइड किया है और एक वैल्यू आपको यहाँ पर मिलती है। क्या मिलती है? 1 प्लस आर टू द पावर 8 इज इक्वल टू 8023.53 डिवाइड बाई 6333.85 और ये आपके सामने इक्वेशन आती है। तो अब क्या है कि जब आपने इसमें आइए देखते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ आप लॉग लगाएंगे। लॉग का कुछ रूल्स हैं जो आपको सीखने होंगे। पहला, लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी एंड सिमिलरली क्योंकि यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन है, और लॉग ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। और एक रूल यहाँ पर और है, लॉग ए टू द पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग ए। एन ये जो है ये आगे आ जाता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर सिंपली अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1 प्लस आर अपॉन 2 टू द पावर 8 है और इस तरफ है 1.267। अब जब आप इसके दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो ये 8 जो है वो आगे आ जाएगा। तो हम कहेंगे अप्लाइंग लॉग टेबल लॉग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 आगे आ जाएगा और ये लॉग 1 प्लस आर अपॉन 2
इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1.268। ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। ये वाला फॉर्मूला देख रहे हैं आप, log a टू द पावर n 1 प्लस आर अपन 100 टू पावर 8, तो वो 8 आगे आ गया और log वापस आ गया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके सामने इसकी वैल्यू जो आती है वो क्या है? log 1.267 की वैल्यू है ये कैसे निकाली? आपको सिखाया गया था। देखिए डेसिमल आइडियल प्लेस पे है तो 0 पॉइंट। अब 12 की वैल्यू 68 में देखेंगे, अगर log में मैं 12 की वैल्यू 6 में देखूंगा तो ये 1004 आती है, और 8 में देखूंगा तो 28 आती है। और जब इनको मैं ऐड करूंगा तो ये वैल्यूज आपके सामने यहाँ पर आने वाली है, आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरे पास क्या है? मेरे पास है 8 log 1 प्लस आर अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब ये 8 जो है इसको डिवाइड करेगा एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आर बाई 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस। तो इस तरह से आप इसको एंटीलॉग निकालेंगे और सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू फॉर आर। कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोई डाउट होता तो मेरे से सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली। तो हमने ये देखा कि जब भी आप इंटरेस्ट को कंपाउंड करते हैं तो जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ेगी वो अमाउंट आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि आप अगर एनुअली कंपाउंड करते हैं तो आपको साल में एक बार इंटरेस्ट मिलता है, आप सेमी एनुअली करते हैं तो आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है। और कंपाउंडिंग का फ़ायदा ये कि इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो अगर एक बार करेंगे तो प्रिंसिपल पे आपको एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, और सेमी एनुअल आप करते हैं तो प्रिंसिपल पे आपको पहले तो 6 मंथ्स में मिलेगा, यानी कि ये 6 मंथ्स में ही अमाउंट जो है बढ़ जाने वाला है प्रिंसिपल, और अगले 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो प्रिंसिपल पे जो अमाउंट जो इंटरेस्ट आप ले चुके हैं उस पे मिलेगा। तो ऑब्वियसली सेमी एनुअली का टोटल अमाउंट आपके एनुअल के टोटल अमाउंट से ज़्यादा होने वाला है। उसी तरह से अगर ये क्वार्टरली होता है तो ये और भी ज़्यादा आपका अमाउंट मिलेगा। क्वार्टरली का मतलब है कि एक साल में 4 बार आपका इंटरेस्ट कंपाउंड किया जा रहा है। ठीक है, अगर ये कॉन्टिन्यूसली क्या हो, पहले ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी लेकिन अब ये चीज़ें पॉसिबल हैं क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ही ह्यूज सपोर्ट है। इंटरेस्ट कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली मतलब क्या? लगातार आपके प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट ऐड होते जा रहा है। ये डेली भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि जैसे आप जो चीज़ आपके साल में एक बार या साल में 2 बार या साल में 4 बार आपको इंटरेस्ट मिला करता था या मंथली मिला करता था, अब वो लगातार आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उस केस में आप अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? उस केस में ये एक एक्सपोनेंशियल फिगर बन जाता है। तो कहता है कि सम इज इक्वल टू पी ई टू द पावर आर टी। पी इज द प्रिंसिपल, सम इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ टी ईयर्स एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ आर। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये टी ईयर्स है, ईयर्स की फॉर्म में है, और आर जो है वो एनुअल इंटरेस्ट रेट है कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली पर। और अब आप सोच रहे हो कि ये ई की पावर हम क्या करेंगे, क्या चीज़ है? तो ये आपके लिए और भी आसान केस बन जाता है क्योंकि आपको एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू आपने निकालनी है वो आप एक टेबल से निकालने वाले हैं। तो एक आप अपने बुक के एंड में देखेंगे अपेंडिक्स में, तो आपको एक एक्सपोनेंशियल टेबल दिखाई देगी। उस एक्सपोनेंशियल टेबल में जा करके आप ई टू द पावर किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। A person deposits rupees 5,000 in a bank which pays an interest of 11% per annum compounded continuously. How much amount will be in his account after 10 years? ठीक है, we have the value of P, we have the value of R, we have the value of T, we know the formula. Simply we need to put all these values in the formula where S is equal to 5,000 is P, e to the power R into 10. तो e टू द पावर 1.1 आपका ये बन जाता है। यू जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ e टू द पावर 1.1 एंड पुट द वैल्यू हेयर 5000 मल्टीप्लाइड बाय दैट वैल्यू एंड यू विल गेट योर सम। कई जगह पर इसको लॉग से भी सॉल्व करने को दिया गया है तो आप इसको लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्योंकि अब आप जानते हैं s इज इक्वल टू 5000 e टू द पावर 1.1, टेकिंग log बोथ साइड यू विल गेट log ऑफ अमाउंट इज इक्वल टू 5000 आगे
प्लस 1.1 आगे और लॉग ई। आइए उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसको हम आगे अलग से अपनी तरह से सॉल्व करके देखते हैं एक बार। तो log s इज इक्वल टू log 5000। आप इसको एक्सपोनेंशियल टेबल से भी कर सकते हैं और log से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहां पर आपको e टू द पावर या x टू द पावर या किसी, जैसे कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जब ये पावर बहुत बड़ी हो जाए तब आप इसको log से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस फंक्शन का log आपको निकाल के हम लोग देखते हैं। आइए, log s इज इक्वल टू log 5000 प्लस log e टू द पावर 1.1। आइए देखते हैं log 5000, तो आप इसको log 5000 ही रहने देंगे और आप इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करना है वो भी हम जानते हैं। log 5000 विल बी योर दिस एंड log e टू द पावर 1.1। इसका एक फॉर्मूला हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो ये वाली वैल्यू है ये आगे आ जाती है, तो 1.1 मल्टीप्लाइड बाय log e। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। log e की वैल्यू जो है ये आपको 0.4343, इसको आपको याद रख लेना है, ये आपके बहुत जगह यूज़ होने वाली है। log e की वैल्यू जो है 0.4343 भी आप लिखेंगे। और log 5000 अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर डेसिमल कहाँ पे दिख रहा है आपको? डेसिमल सबसे लास्ट में है। इसको हम लोग आइडियल प्लेस पे लेकर जाएंगे 1 2 3। तो जो भी वैल्यू आना 3 पॉइंट आप कैलकुलेट कर लीजिए क्या ये वैल्यू है, प्लस 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.4343। ये जो भी आएगा आपका आंसर वो लगभग 3 प्लस 1.1, आप देख लीजिए इसका ये आधा लगभग होने वाला है। तो ये वैल्यू आपके सामने ये निकल करके आती है। देखिए 3 पॉइंट, फिर आप 50 की वैल्यू 0 में देखेंगे, फिर 50 की वैल्यू 0 कॉमन डिफरेंस में देख करके ऐड करेंगे तो वो 6990 ही आने वाली है। और ये 0.4343, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ log x। log s की वैल्यू आपको मिल गई क्या है? 4.1767। तो log s की वैल्यू मुझे क्या मिलती है? log s की वैल्यू है 4.1767। तो अब मुझे s की वैल्यू चाहिए। s की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? एंटी लॉग ऑफ log x विल गिव यू s एंड इसका एंटी लॉग आपको निकालना है। आप जानते हैं 4 डेसिमल 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, तब जाके यहाँ पे ये वैल्यू आई है। इसका मतलब ये कितना लेफ्ट मूव किया होगा? 4 टाइम्स मूव किया होगा। और फिर आप इन दोनों वैल्यूज़ को निकाल करके देख सकते हैं कि एंटी लॉग आप कैसे निकालने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। A national saving certificate cost ₹15 and realize ₹20 after 10 years. Find the rate of interest involved when it is added yearly and continuously. So this is another test. You know how to calculate the annual mode and the continuous mode. आपको पता है कि आप 15 रुपये को 10 साल बाद जब आपको 20 रुपये मिले तो कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे? आप जानते हैं 20 जो है 20 इज़ द अमाउंट, 15 आपने इंटरेस्ट जो आपने इन्वेस्ट किया था, इनिशियल इन्वेस्ट 15 था, तो 20 इज़ द अमाउंट, 15 1 प्लस आई इज़ नथिंग बट r अपॉन 100। और ये भी कहा गया है कि 10 ईयर्स के लिए है। फर्स्ट केस में आपको ईयरली निकालना है, तो अगर ईयरली आप कंपाउंडिंग करते हैं तो एक साल में कितना इंटरेस्ट मिला होगा आपको? एक साल में एक बार मिला होगा, 2 साल में 2 बार मिला होगा, तो 10 साल में आपको ये 10 बार मिला होगा। तो ये इक्वेशन आपके सामने बन गई है। आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। 20 डिवाइड बाई 15 विल गिव यू 1 प्लस आई टू द पावर 10, और आई टू द पावर 10 यहाँ पर है तो क्या करेंगे हम लोग इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, और चाहे तो हम डिवाइड ना भी करें, हम दोनों तरफ लॉग लगा सकते हैं, लॉग बोथ साइड। तो लॉग 4/3 और 10 आगे आ जाएगा, फिर लॉग 1 प्लस सिर्फ आई बचेगा। और ये भी देखिए 4/3 है तो इसको हम log 4 माइनस log 3 लिख सकते हैं, जो log के रूल्स हमारे पास हैं, इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस आई आप लिख सकते हैं। इनको आप कैलकुलेट कीजिए, log 4 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, और फिर दोनों तरफ एंटी लॉग लगाइए।
तो ये आपका 1 प्लस आई इज इक्वल टू कोई वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, और आई कैसे आएगा, जब इस वैल्यू में से आप 1 को माइनस कर देंगे। इस तरह से आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। व्हेन इंटरेस्ट इज एडेड कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली का मतलब क्या है, अब ये लगातार इसमें कंपाउंडिंग हो रही है, तो ये हमने पढ़ा था सम इज इक्वल टू पी ई टू द पावर आर टी। तो t इज़ योर 10, r यू हैव टू फाइंड आउट, ये तो हमें पता है क्या फंक्शन है, 15 हमें पता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, प्रिंसिपल है, और ये हमारा अमाउंट है। सिमिलरली जैसे आपने ऊपर सॉल्व किया है लॉग लगा करके, वैसे भी यहाँ पर आप लॉग से भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो एक्सपोनेंशियल टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं, मेरे पास मार्कर नहीं है, मार्कर ख़त्म हो गया, इसीलिए मैं आपको PDF वर्जन से ही आगे गाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग इज़ कंपाउंड अमाउंट एट चेंजिंग रेट्स। अब क्योंकि हम कंपाउंडिंग समझ गए हैं, तो हम थोड़ा सा और इसको और स्पेस बनाते हैं, और इसको हम लोग शॉर्ट बनाते हैं। आइए देखते हैं, अगर कोई प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया है इस टाइम पीरियड पर, आप इसको यहाँ लेकर के जाएंगे, यानी कि इतने साल बाद, इतने टाइम पीरियड बाद आपको ये जो है बढ़ जाएगा, ये अमाउंट आपको बढ़कर मिलेगा। और कितना बढ़कर मिलेगा, जो भी आपने रेट डिसाइड किया होगा। तो ये अमाउंट जो है आपको प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई, समझ रहे हैं इसको, 1 तो ये पहले ही था, प्लस आई जो है आपने ऐड किया। ये आई कुछ भी हो सकता है, कंपाउंडिंग एनुअली हो चाहे बाय एनुअली हो, ये सब हम लोग छोड़ देते हैं। बस यूँ समझिए कि कुछ टाइम पीरियड के बाद ये अमाउंट आपको बढ़कर मिलेगा, और फिर आपको जब दोबारा ये अमाउंट मिलेगा, तो अब ये आपको आपका अमाउंट इस प्रिंसिपल, यानी कि ये आपके लिए प्रिंसिपल बन गया। अब इस पे अब आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट क्या होगा, 1 प्लस फिर से आई, नया वाला आई कोई होगा, या हो सकता है कि पुराना ही रेट चल रहा हो, लेकिन आपके लिए प्रिंसिपल ये बन जाएगा। अब जब इसके बाद फिर कुछ टाइम के लिए आप इस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, तो अब आपके लिए ये पूरा अमाउंट जो है प्रिंसिपल बनने वाला है। तो ये अमाउंट आपका बन जाएगा प्रिंसिपल। आप इसको 1 प्लस आई स्क्वायर भी कर सकते हैं, और जो भी इंटरेस्ट आपके सामने 1 प्लस आई की फॉर्म में, या कोई नया इंटरेस्ट हो। तो अगर ये इंटरेस्ट आई चेंज नहीं होता, तो आप देखते हैं कि ये बढ़ते जाता है, पहले 1 होता है, फिर 1 प्लस आई का स्क्वायर हो जाता है, फिर क्यूब हो जाता है, फिर एक साल में 4 बार हो तो ये टू दी पावर 4 हो जाता है। लेकिन अगर ये आई बदल रहा हो, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग अमाउंट एट दी चेंजिंग रेट्स। सबसे आसान यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कंपाउंडिंग समझ में आ गई है, तो आप चेंजिंग रेट्स पे भी कंपाउंडिंग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। कहते हैं मैन मेड अ डिपॉजिट ऑफ ₹2500 इन सेविंग अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट में पैसा डाल दिया। द डिपॉजिट वॉज लेफ्ट टू एक्यूमुलेट एट 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स। चलिए, पहले 5 साल ये अमाउंट जो है 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली के हिसाब से एक्यूमुलेट हो रहा था। उसके बाद एंड एट 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स। ऐसा कई बार होता है कि जहाँ पर आपने चीज़ें अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब खासकर जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा कई बार देखा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फ्लक्चुएटिंग होता है। तो उस केस में आपका अमाउंट भी फ्लक्चुएट करेगा। कहता है 5 साल के लिए रखा तो हमें 6% मिला, फिर हमने उसको अगले 8 साल के लिए रखा तो उसको 8% के लिए इंटरेस्ट मिला। तो पूरा अमाउंट आपको लास्ट में कितना मिला होगा, आइए देखते हैं। पहले 5 साल आपने 6%, तो पहले 5 साल में आपको 6% के रेट से मिला, लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली मिला। तो कितनी बार कंपाउंड होगा इंटरेस्ट, 5 साल में आपको कितनी बार इंटरेस्ट मिला होगा, क्वार्टरली था, 5 साल में आपको 20 बार इंटरेस्ट मिला है। तो 1 प्लस आई ये 6% था, लेकिन ये आपको क्वार्टरली मिला है, तो 6 डिवाइडेड बाई, इसको आप 4 कर देंगे, तो 6 डिवाइड बाई 4 आपको क्या मिलेगा, 0.015। इतना अमाउंट आपका बड़ा होगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक बार है, तो ये आपको 20 बार मिला, ये रहा। तो जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहा होगा 2500 जो रहा होगा, उसको आपको पहले 5 साल में वो अमाउंट इतना आपका हो गया। तो ये प्रिंसिपल जो है आपका पहले 5 साल में इतना बन गया। अब अगले 8 साल के लिए ये प्रिंसिपल बनेगा, और किस रेट से बढ़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0. आइए देखते हैं, 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी कि अगले 8 साल में आपको 16 बार इंटरेस्ट मिलेगा, और रेट आपका हो जाएगा 8 डिवाइड बाय
8 डिवाइड बाई 2 तो 0.4 और 8 साल में, एक साल में 2 बार तो 8 साल में 16 बार और ये टोटल आपका हो जाएगा 13 साल का अमाउंट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है पहले 5 साल में इस रेट से आपको मिला, तो 5 साल के बाद आपका प्रिंसिपल इतना बन जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा और उस पर आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा। तो ये टोटल आपका अमाउंट हो गया 13 साल के एंड में। एक और चीज़ देखते हैं, ये तो बात हुई कंपाउंडेड एनुअली की, कंपाउंडेड सेमी एनुअली की, क्वार्टरली की। हो सकता है कि कभी आपका अमाउंट जो है वो पहले कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है, सेमी एनुअली हो रहा है, और लास्ट में जा करके ये आपका कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली हो जाए, तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली कैसे आगे बढ़ाना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड ₹10,000 इन ए बैंक फॉर 3 years ऑफरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। पहले साल में आपको क्या हुआ, 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 6% के रेट से तो भाई पहले साल मिला, लेकिन वो हाफ ईयरली मिला। ठीक है, अगर हाफ ईयरली मिला होगा इसका मतलब पहले साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल गया होगा। तो कितना इंटरेस्ट मिल गया होगा, 1 + 6% था, 6 का आधा कर देंगे 3, तो 0.03। और एक साल के लिए क्या कितने बार मिला होगा, एक साल में 2 बार मिला है। ठीक है, उसके बाद एट द रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली। 12% क्वार्टरली का मतलब है कि 3% हो गया, 12 डिवाइड बाई 4, और एक साल में 4 बार मिला होगा। ठीक है, लास्ट में कहता है कि ड्यूरिंग एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग 3rd ईयर। लास्ट ईयर में उसको कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली मिला 10% रेट से। तो कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली का फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का, PERT। अब मुझे बताइए P क्या है, P तो ये अमाउंट है। जब मैं इसको ये इनिशियल प्रिंसिपल 10,000 ये है, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होके तो आखिरी साल के लिए प्रिंसिपल क्या हुआ, आप यूँ समझिए कि आपकी जेब में कोई पैसा था, आपने उसको एक साल के लिए कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली कर लिया। वो पैसा जो आपकी जेब में था वो कितना था, वो ये है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग e⁻0.10 से, और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे आप एक्सपोनेंशियल यूज़ कीजिए, चाहे आप लॉग यूज़ कीजिए। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट मेरे पास है, इस पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये है नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट्स ऑफ इंटरेस्ट की बात करता है। तो नॉमिनल और इफेक्टिव रेट को आप इस तरह समझिए कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो है जो आपको गिवन है, जैसे कि 6% पर एनम, या फिर 6% सेमी एनुअली, या 6% कंपाउंड क्वार्टरली। तो ये सब तो नॉमिनल इंटरेस्ट है। अब इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट वो है कि एक साल में आपको जो अमाउंट मिला वो किस रेट से आपको प्रिंसिपल में मिला, वो आपका इफ़ेक्टिव है। समझते हैं इस चीज़ को। देखिए ऐसा है कि हो सकता है कि आपने मान लीजिए कहीं 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और इस पे आपको कंपाउंडेड, आपको एनुअली नहीं, आपको सेमी एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, आपको एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है। एक बार आपको यहाँ इंटरेस्ट मिलेगा, एक बार आपको यहाँ इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आपको इस पे यहाँ पर कोई इंटरेस्ट मिला, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट मिला, और जो अमाउंट आपका लास्ट में आया वो पूरे साल के हिसाब से किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको मिला, वो आपका हो जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आइए, इफ एन इन्वेस्टमेंट इज मेड एट 6% कन्वर्टेड सेमी एनुअली, द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस इन्वेस्टमेंट इज 6%। ठीक है, जो गिवन है वो नॉमिनल है। इट मे बी नोटेड दैट द एक्चुअल इंटरेस्ट अर्नड ऑन द गिवन इन्वेस्टमेंट विल बी मोर देन 6% पर ईयर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आप एनुअल से ज़्यादा कमा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, 100 रुपीज़ इन्वेस्टेड एट 6% कन्वर्टेड सेमी एनुअली अमाउंट इन 1 ईयर टू रुपीज़ दिस। अगर आप सेमी एनुअली के हिसाब से और 6% के रेट से एक साल में इतना अमाउंट कमाते हैं, और यही 6% अगर आप एनुअल दे रहे होते तो आपको
सिर्फ 6 रुपये मिलते। इसमें आपको असल में 6.09 रुपीज़ मिले हैं। तो एनुअल के हिसाब से ये अमाउंट जो है किस रेट से मिला है आपको, 6.09% एनुअल रेट के हिसाब से मिला है। तो यहाँ पर ये जो आपको एक्चुअल में जब आप एनुअल निकालते हैं तो ये आपका कहलाता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो आपको गिवन है सेम एनुअली है, क्वार्टरली है, वो आपका नॉमिनल है। अगर वो एनुअली रहेगा तो उस केस में नॉमिनल और इफेक्टिव दोनों के दोनों बराबर रहते हैं। तो नॉमिनल से इफेक्टिव में कैसे जाएं, इफेक्टिव से नॉमिनल में कैसे जाएं, उसके लिए आपको सिंपल ये फॉर्मूला दिया गया है। रेट ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर m माइनस 1। ये आई आप जानते हैं क्या है, r अपॉन m। ये m क्या है, सेमी एनुअली है तो ये 2 है, क्वार्टरली है तो ये 4 है। उसी तरह से आप इसको आगे लेकर के चलते हैं, लेकिन ये सिर्फ एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली तक ही वैलिड रहने वाला है। जैसे ही ये आपका कॉन्टिन्यूसली होगा आपका फॉर्मूला भी चेंज होने वाला है। तो कॉन्टिन्यूसली केस में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस 1। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू e टू द पावर एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ नॉमिनल रेट माइनस 1। इस तरह से आपको ये चीज़ें ये याद रखनी होंगी। फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वही आपका जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जब वो कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली हो जाएगा तो उसको हम लोग फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कह देते हैं। यानी कि जब आप कॉन्टिन्यूस केस में नॉमिनल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वही आपका फोर्स ऑफ इंटरेस्ट है। तो नॉमिनल रेट आर कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली एंड इक्विवेलेंट टू ए गिवन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। तो जब आपसे फोर्स ऑफ इंटरेस्ट की बात करेगा तो आपको समझ जाना है कि ये केस जो है सिर्फ कॉन्टिन्यूस में ही पॉसिबल है। जब आपकी कंपाउंडिंग जो है वो कॉन्टिन्यूसली हो रही है तभी ये केस पॉसिबल है। इस पे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे और कोई डाउट होता तो मुझसे सीधे डायरेक्ट बात करेंगे। नेक्स्ट इज जो इम्पॉर्टेंट है, आइए देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू। चलिए प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू पे भी ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट की आज की वैल्यू बताएगी। दो तरह की वैल्यूज आप देखेंगे, एक होती है आपकी प्रेजेंट वैल्यू, एक होती है आपकी फ्यूचर वैल्यू। जनरली इसका जो मेजर यूज़ है वो आपका फाइनेंस के अंदर, कैपिटल बजटिंग के अंदर यूज़ होता है। प्रेजेंट वैल्यू क्या कहता है, प्रेजेंट वैल्यू कहता है कि कोई भी अमाउंट आज से 10 साल, मान लीजिए आपको कोई कहता है कि मैं आपको 10 साल बाद आपको एक अमाउंट हम लोग आपको देंगे, बस आप हमें आज जो है, आप हमें आज 2000 रुपये दे दीजिए। तो इफ़ somebody promises you that you pay us rupees 2000 now and we will pay you back rupees 8000 at the end of 10 year, तो क्या आप उस डिसीजन को लेंगे कि नहीं लेंगे? ये डिसीजन आप तब ले पाएंगे जब आप 8000 रुपीज़ की आज की वैल्यू को जान पाएंगे। इसकी आज की वैल्यू क्या है कि 10 साल बाद जो आपको 8000 रुपये मिलेंगे उसकी आज की वैल्यू क्या होने वाली है। अगर वो 2000 से ज़्यादा है तो आप ऑब्वियसली उस डिसीजन को यस कर देंगे, और अगर वो 2000 से कम है तो आप उसको डिनाई कर देंगे। आप चाहते हैं कि जितना आप आज दे रहे हैं इस 8000 की आज की ही वैल्यू उससे ज़्यादा हो, तभी ये फ़ायदे का सौदा होने वाला है। तो प्रेजेंट वैल्यू इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग दी टुडेज़ वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर अमाउंट। तो ये जब भी आप 8000 को आज तक लेकर के आएंगे, 10 साल पहले पीछे लेकर के आएंगे, तो आपके मन में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। वो यहाँ तो हमें गिवन होगा, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन में हमारे मन में एक रेट होता है कि अगर आज मैं कहीं पैसा लगाऊं तो कम से कम उस रेट पर तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो उसी रेट पर जो मिनिमम रेट है, चाहे तो आपका बैंक अकाउंट का सेविंग रेट होता है, सबसे सेफ रिटर्न वही है, वो हो सकता है। आप उस रेट पे इसको डिस्काउंट करते हुए आज तक लेकर के कैसे आओगे, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना। प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, सिंपल, जब आप कंपाउंडिंग करते थे यानी कि वैल्यू को आगे लेकर के जाते थे तो आप 1 प्लस आई टू द पावर n करते थे। अब आप पीछे लेकर के आएंगे तो ये n जो है ये आपका नेगेटिव हो जाने वाला है। तो कहता है कि p इज़ द प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू s, s इज़ द अमाउंट जो 10 साल बाद आपको मिल रहा है, वो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई माइनस n, 1 प्लस आई की पावर
minus n. This I is again your rate of interest. This rate of interest is the expected rate of interest. How much rate of interest you are expecting your money will earn in the coming future. तो वो ये अमाउंट है I आपका, और माइनस n. तो इस तरह से आप किसी अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते। जैसे ही आप ये प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, आपके सामने एक वैल्यू होगी जो आपने एक फ्यूचर के अमाउंट को पीछे लेकर के, यानी कि आज की डेट पर लेकर के आए हैं आप, उसको वो वैल्यू होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट को कई जगह पर डिस्काउंट फैक्टर भी हम लोग कह देते हैं। 1 प्लस आई, ये जो वैल्यू पूरी है, इसको हम लोग डिस्काउंट फैक्टर भी कह देते हैं। अगर यही कंपाउंडिंग वैल्यू हो तो फिर से वही चीज़, जैसे ही कंपाउंडिंग आएगा वैसे ही आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी आ जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू इन केस ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू दिस सम इज द वैल्यू एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस आर टी। इस पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज इक्वेशन ऑफ वैल्यू। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट समझे, अगर आप प्रेजेंट वैल्यू समझे, अगर आप कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली समझे, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली समझे, तो इक्वेशन ऑफ वैल्यू समझने में आपको समय नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज़ मोर अबाउट लॉजिक, नॉट अबाउट दी फॉर्मूलाज। तो इक्वेशन ऑफ वैल्यू है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का। इक्वेशन ऑफ वैल्यू कहता है कि डिफरेंट वैल्यूज़ का ना इक्वेशन हम लोग बनाते हैं और फिर उनको इक्वेट करके हम लोग अपना कैलकुलेशन आगे लेकर के जाते हैं। जैसे कि आप कई सारी चीज़ों को, व्हेन यू नो द रिलेशनशिप यू कैन फॉर्मुलेट द इक्वेशंस, आपने मैट्रिक्स के अंदर भी पढ़ा है। जब आपको रिलेशनशिप के बारे में पता है तो आप इक्वेशन बना करके अपने लिए एक रेडीमेड सॉल्यूशन रख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ वैल्यू क्या कहता है, इक्वेशन तो हम समझ गए रिलेशनशिप्स हैं, और वैल्यू क्या कहता है कि जब आप डिफरेंट वैल्यूज़, चाहे प्रेजेंट वैल्यू हो चाहे कंपाउंड वैल्यू, आप निकालना सीख जाएं तो किस तरह से हम लोग इसको आगे लेकर के चलेंगे। चाहिए इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। इक्वेशन ऑफ वैल्यू, ठीक है। सपोज कीजिए आपने 10 साल बाद, ये आज की वैल्यू है, ये 5 साल की, उसकी 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की। तो आपने 10 साल बाद किसी को 5000 रुपीज़ चुकाने हैं किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लेते हैं वो आर है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने किसी को 10 साल बाद 5000 रुपये चुकाने हैं, और आप कह दें कि मैं 5वें साल में ही आपको 2000 रुपये दे देता हूँ, फिर मैं 15वें साल में आपको 6000 रुपये दूंगा। तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैंने ये कैलकुलेशन किया है, इसको बताने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपने देने कितने पैसे हैं। आपके लायबिलिटी है 5000 और आप 5 साल बाद 2000 रुपये दे रहे हैं, पेमेंट किया आपने। फिर कहते हैं मैं 10 साल बाद तो नहीं, जो मैंने 10 साल बाद देना था एक्चुअल में वो नहीं दे करके मैं आपको 15वें साल में 6000 रुपये दूंगा। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई जितना भी ये पेमेंट मेरी जेब से जा रहा है, इट शुड बी इक्वल टू माई लायबिलिटी। अगेन, जितना भी पेमेंट आप करेंगे वो आपके लायबिलिटी को पूरा का पूरा पे करना चाहिए। इसका मतलब 2000 प्लस 6000 शुड बी इक्वल टू योर 5000। लेकिन हम इनको इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल नहीं है। दूसरी बात, अब हम यहाँ से टाइम वैल्यू को लेकर के चलेंगे, तब जा कर के हम इसको कुछ इक्वेशन की फॉर्म में शो कर पाएंगे। तो अभी समझते हैं कि 2000 रुपया, अगर मैं इस 2000 को यहाँ पर लेके आऊँगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी। 2000 रुपया 5वें साल में है तो 10 साल में इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली बढ़नी चाहिए। जिसकी वैल्यू आज 2000 है तो आज से 5 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और ये 6000 फ्यूचर वैल्यू है, ये 6000 है 15 साल बाद, अगर इसको मैं 5 साल पहले लेकर के आऊँगा तो ये वैल्यू घटेगी। तो सिंपली दिख रहा है कि ये कॉन्सेप्ट जो है मुझे प्रेजेंट वैल्यू की ओर ले जा रहा है। मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहता हूँ, कब, 5 साल पहले की, यानी कि 1 प्लस
आई माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 6000, ये इसके 5 साल पहले की वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू 2000 जब व्हेन मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस आई टू द पावर 5, नॉट माइनस 5, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ने वाली है, कंपाउंड वैल्यू होने वाली है, तब जाकर ये इसके बराबर आ जाएगी। तो यानी कि दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू प्लस दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू ₹5000। ये हमारी इक्वेशन बन गई और इस इक्वेशन से हम लोग आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दोबारा समझते हैं। आपने 10 साल बाद 5000 रुपये किसी के लौटाने हैं। आप कहते हैं कि मैं 10 साल बाद पैसे नहीं ना दूँ, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि 5 साल बाद मैं आपको 2000 रुपये दूंगा और 15 साल बाद मैं आपको 6000 रुपये दूंगा और आपकी लायबिलिटी पूरी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ये जानना है कि भाई किस रेट से मुझे ये इंटरेस्ट दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप एक कॉमन टाइम पर उन सारी वैल्यूज़ को ड्रैग करके ले करके आएंगे। तो वो कॉमन टाइम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फोकल ईयर, फोकल डेट कहते हैं या फिर कंपैरिजन डेट कहते हैं। तो फोकल डेट वो है जिस पे ला कर के हम लोग सब कुछ कंपैरिजन अपना करने वाले हैं और उस तक लाने का तरीका हमें मालूम है। अगर हमें हमारी फोकल डेट आगे की है तो हम लोग उसको कंपाउंड वैल्यू करेंगे और फोकल डेट पीछे की है तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फटाफट इस पे क्वेश्चन नज़र मारते हैं और उसके बाद आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। A debt of ₹200 due 2 years hence and another of ₹500 due 7 years hence are to be paid off by a single payment 3 years hence. If rate of interest is 5% per annum effective, how much is the payment? कहता है कि 2 साल के बाद आपको 200 रुपये देने हैं, 7 साल बाद आपको 500 रुपये देने हैं और आप चाहते हैं कि इन दोनों पेमेंट को आप 3 साल बाद एक ही पेमेंट से कवर कर लें और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। तो ये समझते हैं कि आज से 3 साल बाद जो आप पेमेंट करने वाले हैं उसको मान लेते हैं x। तो वो x किसके बराबर होना चाहिए, जो आपने 2 साल बाद पेमेंट करनी है उसको आप 3 साल बाद करना चाहते हो। यानी कि इस वैल्यू को, ये 2 साल के बाद की ड्यू है, इस आपका 3 साल के बाद पेमेंट करेंगे तो इसको 1 साल और आगे लेकर के जाएंगे। तो 200 टू बी मल्टीप्लाइड विद 1 साल और आगे 1 प्लस 5% 0.05, केस हमारा पर एनम का ही है। कितना आगे लेके गया इसको मैं, 1 साल और आप तो 1 प्लस, सिर्फ ईयर के लिए लायबिलिटी नहीं है, एक लायबिलिटी और है 500 रुपये जो 7 साल बाद देनी है। अब कहता है कि आप 3 साल पहले ही आप उसको 4 साल पहले दे रहे हैं। यानी कि आप आज से 3 साल बाद एक पेमेंट करना चाहते हैं, उसमें आप 2 कर्जे अपने चुकाना चाहते हैं, एक वो जो आपने आज से 2 साल बाद देना है और एक वो जो आपने आज से 7 साल बाद देना है। तो जो 2 साल बाद देना है उसको आप 1 ईयर डिले कर रहे हैं और जो आपको 7 साल बाद देना है उसको आप 4 साल अर्ली पेमेंट कर रहे हैं। तो वह अर्ली पेमेंट मतलब है इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 500 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई और ये -4। तो इस तरह से आप ऐसो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसने कैसे सॉल्व किया है, आप देख लीजिए। ओल्ड ऑब्लिगेशन कहता है 200 इन 2 ईयर्स, 500 ड्यू इन 7 ईयर्स। ठीक है, फोकल हमने मान लिया 3 साल, हम सबको 3 ईयर्स पे लाके कंपेयर कर रहे हैं। ये वैल्यू यहाँ पर, ये 2 ईयर्स, ये 3 ईयर्स और ये 7 ईयर्स आप आज से कंपेयर कर रहे हैं। आपको ये अमाउंट यहाँ पर देना है, 2 साल बाद देना है 200, ये अमाउंट आपको 7 साल बाद देना है, पर आप कह रहे हैं मैं यहाँ पर x 3 साल बाद ही पेमेंट कर दूंगा। तो इसको आप आगे लेकर के आते हैं, इसको आप पीछे लेकर के आएंगे। 7 से 3 में आने के लिए 4 साल पीछे आएंगे और 2 साल से 3 साल जाने के लिए 1 साल आगे आएंगे। तो देखिए इस तरह से आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से आपके कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, मैं चाहता हूं कि आप खुद इन्हें अटेम्प्ट करें और उसके बाद कोई भी डाउट आपको होता है तो आप उसको मेरे तक लेकर के आ सकते हैं। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं कि ये कंपाउंडिंग एनुअली या सेमी एनुअली में ही आए, हो सकता है कि ये कंपाउंडिंग कॉन्टीन्यूसली में भी आ जाए। तो उसके लिए भी कुछ अलग चीज़ नहीं है, आप एग्जांपल्स देखिए और सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद आप सीधा मेरे टच में आएंगे और किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप मुझसे बात करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, उसके बाद फटाफट मैं आपकी अगली क्लास की रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे अवेलेबल करवाऊँगा। थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।